डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे, आपने एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम है काउंट, आप लिख देंगे काउंट इज इक्वल टू 5, तो सी लैंग्वेज इसको वेरिएबल नहीं मानती। किसी भी वेरिएबल को सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर का मीनिंग ये है कि हमें कंपाइलर को ये बताना होता है कि ये वेरिएबल हमने प्रोग्राम के अंदर बनाया है और ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सी बात है। मीनिंग है कि जिस भी वेरिएबल को हम यूज करेंगे तो यूज करने से पहले हम उसकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखेंगे और वही लिखना आपने आज के दिन में सीखना है। कोई भी मसला नहीं है। कोई वेरिएबल आपने बनाना है तो कैसे बनाएंगे? बनाने से तो उसको पहले डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने का मीनिंग क्या है कि वेरिएबल के बारे में कंपाइलर को बताना कि ये वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट किया कि हम काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर एक, डाटा टाइप। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसकी डाटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम, ये दो चीजें आपके लिए जरूरी हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अगर आप इस तरह से वेरिएबल को लिख देंगे तो वो डिक्लेयर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये डिक्लेरेशन हमें समझ में नहीं आ रही। भाई डिक्लेरेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वेरिएबल का नेम और उससे पहले उसकी डाटा टाइप लिखें। फॉर एग्जांपल जैसे ये वेरिएबल था, हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम इसकी डाटा टाइप फर्स्ट किया कि इंट टाइप का वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे इंट और उसके बाद हम लिखेंगे काउंट और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। अगर हम ये स्टेटमेंट दे दें तो समझ लें कि हमने सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम है काउंट। अब आगे आप किसी मरहले पे काउंट को आप वैल्यू देना चाहते हैं, आप यहां पे काउंट को वैल्यू दे दें 10, तो ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, तो नो प्रॉब्लम। सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को बनाते वक्त उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और डिक्लेयर करने का तरीका क्या है कि डाटा टाइप दे दें, उसके बाद वेरिएबल का नेम दे दें, तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। फर्स्ट ये कि हमने एक वेरिएबल बनाया है अनसाइंड इंट, इसकी डाटा टाइप है अनसाइंड इंट और इसका नाम है एज। तो यहां वेरिएबल का नेम दे दें और इसके आगे आप जो है सेमीकोलन लगा दें, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसका नाम एज है और उसकी डाटा टाइप जो है वो ये है अनसाइंड इंट। हम एक और वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो फ्लोट टाइप का है और उसका नाम है हाइट, तो यहां पे हम लिखेंगे फ्लोट, ये उसकी डाटा टाइप आ गई और उसके बाद हम उसका नाम लिख देंगे हाइट और यहां पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये जो अमल है इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है कि डिक्लेरेशन क्या है, तो सी लैंग्वेज में हर वेरिएबल को यूज करने से पहले उससे डिक्लेयर करना जरूरी है। और डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या है कि उसको पहले उसकी डाटा टाइप लिखें, उसके बाद उस वेरिएबल का नेम जो है वो लिख दें और उसके बाद सेमीकोलन लगा दें। तो ये स्टेटमेंट अगर आप लिख देंगे तो जिस वेरिएबल का नाम आप यहां लिखेंगे स्टेटमेंट में वो डिक्लेयर हो जाएगा कि ये सी लैंग्वेज के इस प्रोग्राम में मौजूद है जिस प्रोग्राम में आप ये लिख रहे हैं। अगर आपके सामने कई वेरिएबल हैं जिनकी डाटा टाइप एक ही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और उनकी डाटा टाइप है अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट ये डाटा टाइप है और वेरिएबल है 3। फर्स्ट यह कि पहला वेरिएबल है बेसिक सैलरी। अब जब आपने पहला वेरिएबल लिख लिया और आगे दूसरा वेरिएबल लिखना है तो यहां पे कॉमा लगाएं। जब आप कॉमा लगाएंगे तो ये समझ जाएगा कि इस वेरिएबल का नेम जो है खत्म हो गया, तो वेरिएबल नेम यहां पे हम
अंडरस्कोर यूज करेंगे, याद रख लें, क्योंकि वेरिएबल नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखते एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट, ये बना दिया। इसके फौरन बाद भी हमने कॉमन लगा दिया, क्योंकि अब हम एक और वेरिएबल का नेम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम तीसरे वेरिएबल का नेम लिख देंगे जिसका नाम है ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी। तो जब हम ये तमाम वेरिएबल जो है लिख चुके हैं इनके नेम, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टेटमेंट अनसाइंड इंट की डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स को इकट्ठे डिक्लेयर कर रही है एक ही दफा में। तो अगर आपके पास डाटा टाइप सेम हो, मुख्तलिफ डाटा टाइप के नहीं कि आप कहीं फ्लोट और इंट वाला मैं एक लाइन में लिख दूं, एक स्टेटमेंट में लिख दूं, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर डाटा टाइप एक है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक से ज्यादा जो वेरिएबल नेम होंगे उनको कॉमा से सेपरेट करते हुए, आप जो है एक ही लाइन में 2, 3, 4 जितने वेरिएबल हैं आप सबको इकट्ठे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 2 वेरिएबल हैं फ्लोट टाइप के, एक का नाम है हाइट और एक का नाम है मार्क्स। ये आपकी बुक से एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल हैं, एक का नाम है हाइट, तो यहां पे हमने डाटा टाइप लिख दी, और उसके बाद जो है पहले वेरिएबल का नेम कॉमा, दूसरा वेरिएबल का नेम मार्क्स। अब 2 ही वेरिएबल हैं, यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस लाइन में हमने, इस स्टेटमेंट में हमने 2 वेरिएबल, एक का नाम हाइट है, एक का नाम मार्क्स है, फ्लोट टाइप की डाटा टाइप है, उनको हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो इनको अब हम आगे इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब एक दफा आप किसी वेरिएबल की डाटा टाइप दे दें, फर्स्ट किया कि आपने अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बेसिक सैलरी के ये अनसाइंड इंट टाइप है, तो आप प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम में और कहीं पे आप इसकी डाटा टाइप को अब चेंज नहीं कर सकते। जो डाटा टाइप आपने दे दी है सेम वही डाटा टाइप जो है वो लास्ट तक, इस प्रोग्राम बनाने के लास्ट तक जो है वो चलती रहेगी। अब इसके बाद जो है डाटा टाइप जब हम उसके साथ लिख देते हैं तो ये वेरिएबल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर लेता है सिस्टम के अंदर। क्योंकि जब हम डाटा टाइप दे देते हैं तो यूं समझ लें कि डाटा टाइप में ये आ गया कि इसमें किस किस्म का डाटा होगा, इस वेरिएबल की जो है मेमोरी कितनी जो है इसके लिए एलोकेट की जाएगी, कितनी मेमोरी जो है ये लेगा, और उसके बाद जो है ये कि इस पर किस किस्म के ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर कैर टाइप का कोई वेरिएबल हम बना दें तो हम उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं हमें आएगा जो कि आना चाहिए, लिहाजा उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो ASCII कोड के मुताबिक जवाब देगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हैं जो वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको जहन में रखना जरूरी है। अब हम एक और टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जो इससे बहुत ज्यादा रिजेंबलिंग रखता है, मिलता जुलता है, तो देखते हैं कि वो क्या है। वो टॉपिक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हमने कहा था कि वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज होती रहती है, लिहाजा वेरिएबल को जब हम फर्स्ट टाइम को वैल्यू देते हैं ऑल ओवर द प्रोग्राम, जरूरी नहीं कि आखिर तक सेम चलती रहे, दरमियान में कैलकुलेशंस होंगी तो हो सकता है कि वो तब्दील होती रहे। अब वेरिएबल को जब हम फर्स्ट टाइम कोई कीमत असाइन करते हैं, कोई वैल्यू असाइन करते हैं, कोई कीमत उसको देते हैं, इस अमल को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल एट फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से मुराद यही है कि जो फर्स्ट टाइम हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। स्टूडेंट्स इसके वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे आप वहीं पे उसको वैल्यू दे देते, यानी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इकट्ठे हो जाती।
वेरिएबल डिक्लेयर भी हो जाता, उसको वैल्यू भी मिल जाती। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन के लिए हमने स्टेटमेंट लिखी थी कि फर्ज किया कि इंट टाइप का वेरिएबल है और इस वेरिएबल का नाम है मार्क्स। अब यहाँ पे अगर हम इसको जो है वैल्यू भी दे दें और यूं लिख दें तो ये देखें कि ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, इसमें डिक्लेरेशन भी हो गई और 500 की वैल्यू मार्क्स को असाइन भी हो गई। तो ये तरीकेकार जो है ये भी इनिशियलाइजेशन का एक तरीका है। एक तरीका ये है कि आप वेरिएबल बना लें, बनाने के बाद कहीं पे यूजर से आपने उसमें कोई इनपुट लेनी है तो यूजर से इनपुट ले लें और उसको असाइन कर दें, या फिर जो है खुद उसको, अगर आप प्रोग्रामर खुद वैल्यू असाइन करना चाहता है तो वो खुद उसको वैल्यू दे दे। फॉर एग्जांपल इसको हम डिक्लेयर यूं कर लेते इंट मार्क्स और यहाँ पे ये डिक्लेयर हो गया, और डिक्लेयर करने के बाद आगे कहीं पे भी हम इस स्टेटमेंट के जरिए इसको ये वैल्यू असाइन कर सकते थे, क्योंकि डिक्लेयर पहले हुआ है तो यहाँ पे अब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, यानी डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगी और ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगी। इन दोनों को हम इकट्ठे भी दे सकते हैं, इन दोनों को हम सेपरेट करके जो है तब भी हम ये काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज।